नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए चल रहे कोचअप एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू के बारे में और जानते हैं कि किस तरह से टाइम वेराइंग अल्टरनेटिंग करंट की डीसी से कंपैरिजन करके हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो फुल साइकिल एवरेज वैल्यू 0 आती है। तो यही कैलकुलेशन पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करते हुए अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू को समझा जाता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एक साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट जया रूप में जो प्रत्यावर्ती करंट या वोल्टेज है उसका ताक्षणिक मान आप देखिए, ये मान समय के साथ कम या ज्यादा होता है और दिशाएं भी बदलता है। हम ताक्षणिक मान को चाहे वो विभव का या धारा का हो उसे विभव या धारा के अधिकतम शिखर मान के साथ एक साइनोसॉइडल फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम एक कलाकोण स्थिति बनाता है और समय बदलने से जब प्रत्यावर्ती धारा या विभव की कला बदलती है तो ताक्षणिक मानों का इस चित्र के अनुसार समय के साथ दिशा बदलते हुए परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन स्वयं को दोहराता भी है। इस परिवर्तन में पॉजिटिव हाफ में जो मान के समूह बनते हैं वैसे ही समूह नेगेटिव हाफ में बनते हैं और पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक की वैल्यू बराबर होती है। हालांकि हमने ताक्षणिक मान को यहाँ अधिकतम मान के साथ या शिखर मान के साथ प्रदर्शित किया है, लेकिन ये शिखर मान पूरी साइकिल में क्षण भर के लिए आता है और इसकी कोई हमारे धारा या विभव के व्यवहारों में बहुत अधिक महत्ता नहीं है। विभव के संदर्भ में एक बात कही जा सकती है कि अधिकतम विभव की स्थिति में ये विभव जिस विद्युत उपकरण के कुचालन के ऊपर लगाया गया है उस कुचालन में अधिकतम विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होगी और कोई विद्युत उपकरण इस विभव की स्थिति में अपनी कुचालन क्षमताओं को ना खोए, सुरक्षित काम करे। उस लिहाज से अधिकतम विभव का मान किसी विद्युत उपकरण की विभव सहनता स्थिति को या हम मानवों में जो विद्युत आघात लगते हैं वो अधिकतम विभव के संगत आते हैं। तो अधिकतम विभव का जो महत्व है वो किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में वोल्टेज विथस्टैंड कैपेबिलिटीज की कैलकुलेशन या ह्यूमन बॉडीज में शॉक वैल्यूज के डिसीजंस में तो हो सकता है, लेकिन अधिकतम मान का इसके अलावा कोई बहुत अधिक उपयोग नहीं है। किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का चाहे वो साइनोसॉइडल टाइम वेराइंग अल्टरनेटिंग करंट ही क्यों ना हो, इसका एक उद्देश्य किसी विद्युत परिपथ में आवेश का स्थानांतरण करना हो सकता है। एक प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान समय के साथ कभी कम और कभी ज्यादा है, कभी एक दिशा में है और कभी उसकी दिशा बदल जाती है। तो हम इस बदलते हुए मान वाली प्रत्यावर्ती धारा की तुलना एक नियत मान की दिष्ट धारा से करके और दोनों के समान आवेश स्थानांतरण क्षमता के लिए हमारी प्रत्यावर्ती धारा कितनी दिष्ट धारा के बराबर है ये ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का मान और दिशा लगातार बदलती है तो ऐसी परिवर्तनशील राशियों की आवेश स्थानांतरण क्षमता को ज्ञात करने के लिए धारा को एक अवकलन सूत्र में समझा जाता है और हम जानते हैं कि धारा रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर आवेश स्थानांतरण की समय दर है और ये समय दर आप देखिए समय के साथ लगातार बदलती है। तो इस बदलती हुई धारा की स्थितियों में किसी छोटे से समय dt को इतना छोटा लिया जा सकता है कि इससे छोटा समय 0 तुल्य है। तो उस दौरान अगर धारा का मान इस लेवल पे स्थिर रहता है तो ये जो पीली हाईलाइट में आया हुआ धारा का मान अगर नियत माने और समय अंतराल को बहुत छोटा dt मान ले तो छोटे से समय अंतराल में जो छोटा सा आवेश dq प्रभावित होगा वो I dt हो गया है। अगर इस धारा का ताक्षणिक मान अधिक हो जाता है तो अब देखिए ये जो आवेश स्थानांतरण का मान है वो अधिक हो जाएगा। तो ये आवेश स्थानांतरण की जो दर है धारा वो लगातार बदल रही है। तो ऐसी स्थिति में ये जो अवकलन रूप में हमने छोटे से समय का जो आवेश स्थानांतरण ज्ञात किया है उसे सभी पूरी समय अंतराल के लिए ज्ञात करने के लिए गणित की एक कंसेप्ट है इंटीग्रेशन, समाकलन, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और समाकलन से किसी भी समय अंतराल के लिए जो आवेश स्थानांतरण हुआ है हमारा उसे ज्ञात कर सके हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा एक पूरे साइकिल के बाद स्वयं का दोहरान करती है। तो हमने प्रत्यावर्ती धारा की आवेश स्थानांतरण क्षमता को ज्ञात करने के लिए एक साइकिल के लिए इस धारा और एक नियत मान की दिष्ट धारा दोनों के द्वारा आवेश स्थानांतरण को बराबर रखते हुए तुलना करनी है। हमने तुलना की सहजता के लिए एक मानक साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट जो समय की शुरुआत में अपना ताक्षणिक मान 0 रखा है जिसका कि कलाकोण 0 है उसको इस्तेमाल किया है। अगर ये कोई और कलाकोण से भी शुरू होने वाली धारा होती तो भी अंतिम गणनाएं एक समान रहती। एक पूरे आवर्त काल में जो प्रत्यावर्ती धारा का छोटे से समय अंतराल में जो छोटा सा आवेश dq
आई डी टी स्थानांतरित हुआ है उसे पूरे आवर्तकाल 0 से टी आवर्तकाल का समय है, समाकलन से ज्ञात किया तो ये एसी के द्वारा स्थानांतरित आवेश हो गया है। डीसी की आवेश स्थानांतरण क्षमता नियत है, तो नियत धारा अगर टी समय में एक आवर्तकाल का समय टी है तो जो आवेश डीसी धारा स्थानांतरित करेगी वो आई इंटू टी हो गया है। तो हमने डीसी और एसी दोनों के आवेश स्थानांतरण क्षमताओं को बराबर कर दिया है और हमारा ये कैलकुलेशन करने का उद्देश्य इस प्रत्यावर्ती धारा के संगत उस दिष्ट धारा मान का ज्ञात करना है जो समान परिपथ में समान समय में समान आवेश स्थानांतरित करता है। और ये जो डीसी धारा है वो यहाँ टी का भाग देने पे ये रूप प्राप्त कर लेती है। हमें मालूम है समाकलन एक तरह से जोड़ने की प्रक्रिया है और हमने जितने समय तक धारा का समाकलन किया अगर उतने ही समय का यहाँ भाग हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमने इस प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकाला है। तो कोई कह सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान उस दिष्ट धारा मान के बराबर है जो समान समय में प्रत्यावर्ती धारा के बराबर आवेश स्थानांतरण करती है या करने की क्षमता रखती है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान डीसी के रूप में एसी की आवेश स्थानांतरण क्षमता है। इट इज इक्विवेलेंट चार्ज ट्रांसफर कैपेबिलिटीज ऑफ एसी इन टर्म्स ऑफ डीसी। प्रत्यावर्ती धारा की डीसी के रूप में इक्विवेलेंट चार्ज ट्रांसफर कैपेसिटी ज्ञात करने के लिए हमने धारा को जितने समय तक समाकलन किया है उतने ही समय का भाग देके हमने औसत मान ज्ञात कर लेना है। और यहाँ धारा की जगह धारा का जो ताक्षणिक मान का त्रिकोणमितीय समीकरण है वो अगर यहाँ रख देते हैं, आई की जगह हम आई एम साइन ओमेगा टी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हम पाते हैं कि आई एम हर साइकिल में चाहे पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड हो शिखर मान नियत रहता है। तो आई एम एक कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा और ये टी का मल्टीप्लायर इंटीग्रेशन में डिवीजन में आ जाएगा। ध्यान रहे साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस होता है और ऐसा टी का मल्टीप्लायर ओमेगा डिफरेंशियल में मल्टीप्लाई होता है तो इंटीग्रेशन साइन का माइनस कॉस और ये जो टी का मल्टीप्लायर ओमेगा है वो डिवीजन में आ गया है। इंटीग्रेशन का मान इस वेरिएबल जिसके सापेक्ष हमने समाकलन किया है उसकी शुरुआत और अंतिम मानों पर निर्भर करता है और इन्हें हम लिमिट्स कहते हैं। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का इस्तेमाल करने से पहले ये जो इंटीग्रेशन का लंबा एस रूप संकेत है उसमें शुरुआती समय को नीचे और अंतिम समय जिस अंतराल के लिए हमें इंटीग्रेशन करना है उसे ऊपर रखा जाता है। और जब एक बार इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का इस्तेमाल हो जाता है तो इंटीग्रेशन की जगह एक बड़ा ब्रैकेट बना दिया जाता है और यही लिमिट्स पीछे की तरफ शुरुआत नीचे और अंतिम समय स्थिति इस टाइम का अंतिम मान बाद में पीछे लिख दिया जाता है। इन लिमिट्स का इस्तेमाल बहुत सहज है। इस टी की जगह एक बार कैपिटल टी और एक बार ये शुरुआती 0 समय रखना है और दोनों वैल्यू को रखते समय साइन भी चेंज करना है। जरा समझिए ये ओमेगा हमने बाहर मल्टीप्लीकेशन कर दिया है टी से और एक बार इस स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रखते हुए तो इसका साइन माइनस का माइनस रखा और फिर इस साइन को प्लस करके टी की जगह 0 रखा तो ये cos 0 हो गया है। cos 0 की वैल्यू +1 है और ओमेगा टी 2 पाई के बराबर है और हमें पता है पूरी साइकिल के कोण को 360 डिग्री 0 तुल्य मान लेते हैं और cos 0 एक बार फिर देखिएगा वो +1 है लेकिन ये माइनस cos ओमेगा टी -1 हो जाएगा और अगर आप +1 और -1 का जोड़ करेंगे तो ये मान 0 के बराबर आ जाएगा। तो आप पाते हैं कि हमारी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान पूरी साइकिल के लिए 0 आया जो बहुत सहज है समझने के लिहाज से। हमारी अल्टरनेटिंग करंट में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है और एक नेगेटिव हाफ साइकिल है और दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव हाफ सिमेट्रिकल हैं और ऐसी स्थिति में पॉजिटिव हाफ में धारा एक दिशा में आवेश का स्थानांतरण जितनी मात्रा में करती है उतनी ही मात्रा का आवेश नेगेटिव हाफ साइकिल में उल्टी दिशा में विपरीत हो जाता है और पूरी साइकिल का जोड़ आप देखिए शुद्ध आवेश स्थानांतरण 0 हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि एक अल्टरनेटिंग करंट का फुल साइकिल एवरेज वैल्यू 0 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें धारा के आवेश स्थानांतरण का इस्तेमाल किसी एप्लीकेशन में होता है जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, विद्युत अपघटन या विद्युत लेपन है जिसमें दो इलेक्ट्रोडों के बीच में जो पदार्थ का स्थानांतरण होता है वो प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, बैटरी की चार्जिंग इत्यादि है। इनमें हम अल्टरनेटिंग करंट का सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम किसी अल्टरनेटिंग करंट को एवरेज वैल्यू पढ़ने वाले मूविंग कॉइल चल कुंडली प्रकार के धारा मापी से मापन करें तो हम पाते हैं कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट एवरेज वैल्यू के हिसाब से रीडिंग देते हैं और फुल साइकिल एवरेज एसी की 0 होने से ऐसे मीटर अल्टरनेटिंग करंट की रीडिंग को 0 पढ़ेंगे। किसी अल्टरनेटिंग करंट की चार्ज ट्रांसफर कैपेसिटी को समझने के लिए यह बेहतर होगा कि हम सिर्फ पॉजिटिव हाफ 0 से t/2 के बारे में सोचें जिसमें धारा की दिशा लगातार एक ही बनी रहती है, हालांकि धारा का मान कम ज्यादा हो रहा है। तो इस परिवर्तनशील मान का क्या आवेश स्थानांतरण क्षमता है उसकी तुलना हम एक दिष्ट धारा से कर
करते समय इस समय अंतराल को पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय अंतराल के रूप में ले सकते हैं। तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में एसी का चार्ज ट्रांसफर और डीसी का चार्ज ट्रांसफर अगर हम इक्वल करते हैं तो हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा कितनी दिष्ट धारा के बराबर आवेश स्थानांतरण क्षमता रखती है वो ज्ञात कर सकते हैं। एक आधी साइकिल के टाइम पीरियड में डीसी जिसका मान नियत है उसके द्वारा आवेश स्थानांतरण आई इंटू टी धारा और समय का गुणनफल स्थानांतरित आवेश हो गया है। एसी के लिए जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन से जो छोटे से समय dt में जो धारा ने जो परिवर्तनशील है छोटा सा आवेश dq भेजा था उसका कुल निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर लिया है और ये इंटीग्रेशन की लिमिट हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल की शुरुआत 0 समय से और इसका आधी साइकिल का टाइम t/2 तक इंटीग्रेशन ये रूप रखता है। मैं यहाँ वो दिष्ट धारा जो प्रत्यावर्ती धारा के बराबर आवेश स्थानांतरण क्षमता रखती है उसे ज्ञात करने के लिए t/2 का यहाँ जब डिवीजन करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि धारा को जितनी देर तक मैंने समाकलन या जोड़ा है उतने ही समय का मैं भाग दे रहा हूँ तो मैं धारा का औसत मान निकाल रहा हूँ। तो एक प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान उस दिष्ट धारा के बराबर हो गया है जो प्रत्यावर्ती धारा के बराबर एक आधी साइकिल पॉजिटिव हाफ की आधी साइकिल में समान आवेश स्थानांतरण क्षमता रखती है। धारा का औसत मान निकालने के लिए हमने धारा को पॉजिटिव हाफ साइकिल के पीरियड 0 से t/2 के बीच में इंटीग्रेट करके इस पूरे ड्यूरेशन का भाग देकर औसत मान निकाला है। यहाँ धारा की जगह धारा का त्रिकोणमितीय समीकरण I=Im sin ωt अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और Im कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से अगर बाहर ले लेते हैं ये t/2 का 2 ऊपर न्यूमरेटर में पहुंच गया है sin ωt का इंटीग्रेशन माइनस cos ωt/ω है और ये लिमिट्स इंटीग्रेशन के पीछे की तरफ लिख दी जाएगी। स्टार्ट पॉजिटिव हाफ का समय 0 पर है और पॉजिटिव हाफ आधी टाइम पीरियड t/2 समय अंतराल का है। लिमिट्स का इस्तेमाल करते हैं ओमेगा बाहर आ गया है 2Im/ωt मल्टीप्लायर के तौर पे बाहर है और एक बार इस स्मॉल t की जगह अंतिम समय t/2 रखा है और दूसरी बार t की जगह 0 रखा है। cos 0 का मान +1 आ गया है और यहाँ ओमेगा t 2π है 2 का भाग देने पे ये पाई हो गया है और हमें पता है cos पाई का मान -1 है और ये माइनस साइन के साथ ये -1 +1 हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएंगे ये 2 और 2 कैंसिल हो गए हैं और हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू 2Im/π हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रत्यावर्ती धारा अपने धनात्मक अर्ध चक्र में अपने शिखर मान के दुगने में पाई का भाग देने के बाद जो संख्या आती है उतनी संख्या के बराबर दिष्ट धारा के बराबर आवेश स्थानांतरण करने की क्षमता रहती है। अक्सर हम प्रत्यावर्ती संकेतों को एवरेज वैल्यू के रूप में जब पढ़ते समझते हैं तो ये एवरेज वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव हाफ की एवरेज वैल्यू मानी जाती है। अनेक बार हम प्रत्यावर्ती धारा को एक ही दिशा की रेक्टिफाइड करके यूनिडायरेक्शनल बना के और उन सब एप्लीकेशंस में भी एसी का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां अंतिम परिणाम नेट चार्ज ट्रांसफर से बनते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान की कंसेप्ट को समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। एक हमारी अल्टरनेटिंग करंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 10 sin 100t एम्पियर है। तो ये 10 जो साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो धारा का शिखर मान है और t के साथ ये जो मल्टीप्लायर 100 है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड में है। हमें इसका औसत मान और एक पूरी साइकिल में जो चार्ज ट्रांसफर है वो ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है कि हम प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान पॉजिटिव हाफ साइकिल धनात्मक अर्ध चक्र के लिए करते हैं और ये औसत मान अधिकतम मान के 2 गुने का पाई से डिवीजन करने पर आता है। तो अधिकतम शिखर मान 10 है, 2 से गुना करने पे 20/पाई ये जो एम्पियर में वैल्यू आई है वो इस अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू कहलाएगी। और पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ में इक्वल अमाउंट का चार्ज ऑपोजिट ट्रांसफर होगा। तो जो पूरी साइकिल में नेट चार्ज ट्रांसफर अगर इस अल्टरनेटिंग करंट का देखें तो वो 0 होगा। कॉमर्शियली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अल्टरनेटिंग रूप में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन के बहुत सारे एडवांटेज हैं। इसलिए हमारी बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रूप अल्टरनेटिंग प्रकार का है। लेकिन कुछ एंड एप्लीकेशंस में अगर हमें यूनिडायरेक्शनल करंट चाहिए, चार्ज ट्रांसफर जैसी एक्टिविटी चाहिए तो कुछ हमारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस हैं, डायोड या थायरिस्टर, जिसमें धारा एक ही दिशा में बहती है और वो उल्टी दिशा में धारा प्रवाह को अलाउ नहीं करते। तो इनकी मदद से हम अल्टरनेटिंग करंट की नेगेटिव साइकिल को या तो रोक सकते हैं या सर्किट का कोई कॉन्फ़िगरेशन करके नेगेटिव हाफ को भी पॉजिटिव की तरफ टर्न कर सकते हैं। और इस तरह का जो फ्लक्चुएटिंग आउटपुट आता है जो अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता है क्योंकि वो ऐसे डिवाइसेस से जा रहा है जो यूनिडायरेक्शनल है जिनमें उल्टी दिशा की धारा नहीं बहती है, वो जो रिजल्टेंट आउटपुट होता है उसे रेक्टिफाइड आउटपुट, दिष्टकारी निर्गत कहते हैं। और अगर पूरी साइकिल में से केवल आधी साइकिल ही आई है और दूसरी आधी साइकिल रुक गई है तो ऐसे को हम हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट कहते हैं। और अगर नेगेटिव साइकिल को भी हम पॉजिटिव साइकिल में कर लेते हैं और इस तरह से यहाँ एक गैप के बाद हमने दूसरी हाफ भी दिखाई है तो दोनों हाफ आ गए हैं तो ऐसे रेक्टिफाइड आउटपुट को फुल वेव
वेव रेक्टिफाइड आउटपुट, पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहते हैं। एक रेक्टिफाइड आउटपुट के लिए एवरेज वैल्यू पूरी साइकिल के लिए निकाली जाती है और साइकिल वो एक न्यूनतम समूह है जो स्वयं को दोहराता है। तो यहाँ पीली हाईलाइट में एक हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट की एक साइकिल आई है। तो आप देखिएगा कि ये जो सिर्फ पॉजिटिव साइकिल है इसकी एवरेज वैल्यू 2Im/π थी, बाद में ये 0 है, और अगर दोनों की सामूहिक एवरेज वैल्यू ले तो वो हो जाएगी Im/π। अगर एक फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट की एवरेज वैल्यू देखें तो इसकी साइकिल यहीं पूरी हो गई है और ये हमारी एसी की पॉजिटिव हाफ साइकिल है और हमें पता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू अधिकतम मान की दुगनी में पाई का भाग देकर है। तो फुल वेव की एवरेज वैल्यू है 2Im/π और हाफ वेव की है Im/π। हाफ वेव की इस एवरेज वैल्यू को डिटेल से भी समझ लेते हैं कि किस तरह से हमने कैलकुलेट किया है। जैसे हमने जाना है रेक्टिफाइड आउटपुट के लिए एवरेज वैल्यू पूरी साइकिल के लिए निकाली जाती है। तो अगर इसकी एवरेज वैल्यू आई है तो एक पूरी साइकिल के समय में एक दिष्ट धारा द्वारा ट्रांसफर चार्ज IT हो गया है और इतना ही आवेश अगर देखें एसी अगर हमारी ट्रांसफर करती है तो T/2 से T तक तो करंट आउटपुट में आया ही नहीं है, तो ये इंटीग्रेशन हमें सिर्फ T/2 तक करने से काम चल जाएगा। तो ये हमारी रेक्टिफाइड आउटपुट का चार्ज ट्रांसफर हो गया है और ये एक DC I के बराबर हो तो इस I की वैल्यू यहाँ इस एक्सप्रेशन से आ गई है। ध्यान रहे यहाँ इंटीग्रेशन तो हमने T/2 तक किया है लेकिन डिवीजन पूरे साइकिल पीरियड T का किया है। I की जगह Im sin ωt जो टिक्नोमेटिक एक्सप्रेशन है रेक्टिफाइड आउटपुट का साइनोसॉइडल करंट के रूप में ही आया है पॉजिटिव हाफ में, वो रख दिया। Im कांस्टेंट है, बाहर आ गया है। sin ωt का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला -cos ωt/ω इस्तेमाल कर दिया है। इंटीग्रेशन की लिमिट्स को पीछे T/2 और 0 ले गए हैं। ओमेगा बाहर यहाँ T से मल्टीप्लाई हो गया है। एक बार T की जगह T/2 रखा तो ये 2π में 2 का भाग देने पे ये तो पाई हो गया है और ये T की जगह 0 रखने पे ये cos 0 हो गया। cos 0 की वैल्यू +1 और cos y की वैल्यू -1 इस माइनस साइन के साथ फिर +1 हो गई है और आप देखेंगे ये 2:2 से कट गया है और मेरा रिजल्ट एवरेज वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफाइड की Im/π हो गई है। हम इस वैल्यू को याद कर सकते हैं। हमारे अध्ययन के दौरान कुछ अलग तरह के साइनोसॉइडल के अलावा दूसरे भी अल्टरनेटिंग वेव्स स्टडी करनी होती है। उसमें से एक स्क्वायर है जो आधी पॉजिटिव हाफ के लिए एक पॉजिटिव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रखती है और नेगेटिव हाफ में उतना ही सिमेट्रिकल दूसरा मैग्नीट्यूड रखती है। तो इसका फुल साइकिल एवरेज तो 0 है लेकिन अगर सिर्फ पॉजिटिव हाफ का एवरेज अगर अपन देखें तो इसका मैग्नीट्यूड शिखर मान पे कांस्टेंट रहा है। तो एक स्क्वायर वेव की एवरेज वैल्यू उसके शिखर मान के बराबर है। अगर एक तरंग एक पॉजिटिव स्लोप के साथ बढ़ती हुई पीक पाती है और फिर पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक एक जैसे स्लोप से डिक्रीज होती है और इसका राइज टाइम बढ़ने का समय और वापस 0 आने के बीच का फॉल टाइम अगर बराबर हो तो इस तरह की तरंग को हम ट्रायंगुलर वेव कहते हैं। और अगर राइज और फॉल के टाइम में डिफरेंस हो जैसे फॉल टाइम 0 ही हो जाए तो इस तरह की वेव को हम सातूथ वेव कहते हैं। और इन दोनों तरंगों में अगर पूरी साइकिल का एवरेज देखें अल्टरनेटिंग करंट का तो वो तो 0 है लेकिन अगर सिर्फ पॉजिटिव हाफ का एवरेज देखें तो ये एक समान लीनियर चेंज में 0 और अधिकतम के जोड़ का आधा Im/2 हमारी एवरेज वैल्यू हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर की एवरेज वैल्यू Im है, ट्रायंगुलर और सोतूथ की एवरेज वैल्यू शिखर मान का आधा है, हाफ वेव रेक्टिफाइड में एवरेज वैल्यू Im/π है और साइनोसॉइडल करंट और फुल वेव रेक्टिफाइड दोनों के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल एवरेज 2Im/π है। आज की इस लर्निंग वीडियो में हमने जाना कि एक अल्टरनेटिंग करंट फुल साइकिल में जो चार्ज ट्रांसफर कैपेसिटीज रखता है वो 0 है या फुल साइकिल एवरेज वैल्यू उसकी 0 है और अल्टरनेटिंग करंट व्यवहार में कोई इफेक्टिव चार्ज ट्रांसफर जैसी एक्टिविटी नहीं करता। इलेक्ट्रिक करंट या पोटेंशियल की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो पावर या वर्क आउटपुट्स बनाना है। तो वर्किंग कैपेबिलिटीज के लिहाज से अल्टरनेटिंग करंट को अगर हम डायरेक्ट डीसी करंट से कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के करंट से कंपेयर करते हैं तो उसकी इफेक्टिव वैल्यू आरएमएस वैल्यू क्या आती है ये हम अपने अगले लर्निंग वीडियो लेसन में पढ़ रहे हैं। और हमारी दूसरी लर्निंग वीडियोस में आप अल्टरनेटिंग करंट में पावर फैक्टर क्या है और किस तरह से अलग अलग तरह की नेचर के सर्किट कंपोनेंट के बीच में करंट और वोल्टेज के रिलेशनशिप्स हैं उन्हें जान सकते हैं। आपको अगर हमारा ये लर्निंग वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।